अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जिस पर अपेरेंटली मेरा बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और आई लाइक टू अर्ज यू ऑल टू वॉच फुल वीडियो। आपने कंप्लीट वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद डिबेट करना है और बताना है कि आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से। महंगाई पे बात करेंगे कि महंगाई आखिर होती क्यों है, ये कैसे होती है, इसके क्या अवामिल होते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हुकूमत के दायरे इख्तियार में आते ही नहीं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल विच आर वेरी मच अंडर गवर्नमेंट्स कंट्रोल, लेकिन हुकूमत has been failing to fulfill the promises it made to the masses back in 2018 कि हम ये कुछ करेंगे। So first things first, हुकूमत के दायरे इख्तियार में क्या नहीं आता और महंगाई कितनी इकसाम की होती है। एक महंगाई वो होती है जो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा है, और वो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो कि दुनिया के और भी बहुत से ममालिक में इस वक्त है। ये उस महंगाई को कहा जाता है जो उन अशिया पर होती है जो आप दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं, क्योंकि आपके मुल्क में वो होती नहीं है और आपकी वो ज़रूरत की चीज़ होती है, लिहाजा आप दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं। उस पे जाहिर है कि जब आलमी मंडी में वो चीज़ें महंगी होंगी तो डेफिनेटली आपको भी उस महंगाई का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ अगर आलमी मंडी में 10 रुपए की आती थी और मैं फ़र्ज़ किया कि 12 रुपए की बेच रही थी पाकिस्तान में 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो अगर वो चीज़ ही 25 रुपए की हो जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके 1 रुपया भी कर दूं, 26 पे भी बेचूं, तो भी अवाम के लिए तो वो महंगी हो गई ना। सो ये और दुगने रेट पर चली गई। सो ये एक ऐसी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है जो कि समझने की है कि पेट्रोल की जो बात की जाती है कि जी पेट्रोल बॉम्ब गिर गया, यकीनन पाकिस्तान की अवाम, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो आपका लोअर इनकम ग्रुप है, जो आपका डेली वेजर है या उससे ऊपर थोड़ा सा आ जाएं, तो जो बेचारे बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं लोग, वो क्या करें। उनको तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वक्त एज वी स्पीक तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, और एक अंदाजे के मुताबिक 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर भी कुछ हवालों से मौजूद है। वो अब कीमत जो है पहुंच गई है। सो इस पे या तो ये कि वो जिस तरह एक शख्स ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी सोशल मीडिया पर कि अगर आपको हुकूमत की ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर एतराज़ है तो आप ऐसा कीजिए कि अपने घर के सामने कोई तेल के ज़खायर निकाल लें, और अगर वो ज़खायर आपके घर के सामने मौजूद नहीं है, वो कुएं नहीं है तेल के, तो फिक्र ना करें। हुकूमत का भी तकरीबन यही हाल है कि हुकूमत के पास भी कोई कुएं या ज़खायर नहीं है जहाँ से वो तेल निकाल कर आवाम को दे सके मुफ्त में या सस्ते दामों। सो ये तो बात तय हो गई कि ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ऐसी इन्फ्लेशन जो कि आप बाहर के ममालिक से जो चीज़ें मंगवाते हैं उनकी जब कीमत आलमी सतह पर बढ़ती है तो जाहिर है कि आपके मुल्क में भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, हुकूमत इसमें क्या कर सकती है, ये तो उनके दायरे इख्तियार में नहीं है कि पेट्रोल की कीमत आलमी सतह पर कितनी बढ़ रही है, लेकिन हाँ, आप सेल्स टैक्स कितना लगा रहे हैं, आप ड्यूटी कितनी लगा रहे हैं उस पर, आप कितना अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो चीज़ है जो कि हुकूमत कर सकती है। और ये खुशी की बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि ड्यूटीज़ हों या सेल्स टैक्स हो, वो बहुत कम कर दिया गया। यानी पिछले 1 साल में मैं आपको बताऊं कि 100% से ज़ायद तेल की कीमत में आलमी मंडी में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 100% से ज़ायद इजाफा हुआ है, यानी 100 की चीज़ अब आपको 200 से ज़्यादा पे मिल रही है। सो डेफिनेटली फ़र्क पड़ना था, जो कि पड़ा। अब इसमें हुकूमत क्या कर सकती थी, जैसे मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि अगर इस वक्त हुकूमत 17% ही सेल्स टैक्स चार्ज कर रही होती और इसको 6-7% पे 7% गालिबन उस पर ना ले आती, तो आप 193 रुपये से भी ऊपर हमें पर लीटर फ्यूल मिल रहा होता, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी फिर भी हम इससे कम है। मुझे पता है कि स्क्रीन पे बात करने का ये फ़ायदा होता है कि अंडे और टमाटर जो है वो स्क्रीन के अंदर से नहीं आ सकते, तो कुछ लोगों को मेरी बात पे बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको थोड़े से हकायक बता रही हूँ कि ये सच बात है कि अगर हुकूमत इस पर ना ये करती, जो कि माजी की हुकूमतें नहीं अकोमोडेट करती थी, उनकी खुशकिस्मती ये थी कि आलमी सतह पर इस तरह का बहरान नहीं आया था, कभी इस लेवल पे नहीं आया था। नवाज शरीफ दौर में एक दफ़ा हुआ था जो 113 रुपए तक भी कीमतें गई थी, लेकिन इस लेवल का जो कोविड के बाद ये जो और कोविड के दौरान बहरान आया है, ये अल्लाह माफ़ करे बहुत ही इट्स ह्यूमंगस। अच्छा जी, दूसरी अब बात करते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या कर सकती है। आपकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़
क्योंकि खाने पीने की अशिया भी, खाने का जो आपका तेल है वो एडिबल ऑयल, वो भी आलमी सतह पर उसकी कीमत आसमानों को छू रही है। चीनी की कीमत आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती की बात यह है कि हम जो ये माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म रहता है, तो उसकी वजह से आप देखें कि चीज़ों को मैनेज करने के चक्कर में आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ती है बाज़ों का चीनी। जो सिंध है, अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा उन्होंने जल्दी वो रिलीज़ कर दिया है, गंदम का मामला भी। वरना हमेशा ही होता है कि जी सिंध से गंदम ही रिलीज़ नहीं हो रही, और आपको याद होगा जी चूहे खा गए हैं। सवाल इस वक्त वो लोग इमरान खान से पूछ रहे हैं उछल उछल के, जिन्होंने सारी ज़िंदगी एक पैटर्न बनाई रखा है कि जी हमने चूहे भी आके खा जाएंगे हज़ारों टन गंदम, हम करप्शन भी टिका के करेंगे, हम कोई जवाब भी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको ज़रूर सवाल करेंगे कि 35 साल में जो हमने बेड़ा गर्क किया वो आपने 3 साल में क्यों नहीं अभी तक ठीक किया। एक और चीज़ जो कि हुकूमत के दायरे इख्तियार में है, वो ये कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फाल करके आप ये चेक करें कि जो मंडी में एक रेट आपको मिलता है, क्या आपके होलसेलर के पास आते आते और फिर रिटेलर के पास आते आते जो करियाने की छोटी छोटी दुकानें, परचून की दुकानें हैं, जो छोटा फल वाला, सब्जी वाला, क्या वो 2 नंबरी तो नहीं कर रहा कि 50 रुपए की चीज़ ला के वो आपको 150 की बेच के? ये तो नहीं कह रहा कि इमरान खान ने महंगाई कर दी है। क्योंकि अभी टुवर्ड द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक ऐसा होशरुबा वाकया बताऊंगी जो कि परसों मेरे अपने साथ पेश आया है। मैं अपनी कज़न को लेके शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेके गई थी इस्लामाबाद, और वहाँ पे जो एक बहुत ही अनबिलीवेबल हरकत हुई वो मैं आपको बताऊंगी कि दिस इज़ हाउ दे ओवरचार्ज पीपल, और उसके बाद ये कहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई कर दी। अच्छा जी, बहरहाल, लेकिन वो हम एंड पे बात करेंगे। एक और चीज़ जो कि हुकूमत के दायरे इख्तियार में है ही नहीं, वो ये कि माजी में जो नून लीग बहुत इंतहाई महंगे, अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर गए थे बिजली के, कि आप चाहे वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, आपकी नस्लों ने 2025 तक जो है वो उसको देते चले जाना है, और कई मुआहदे तो जो हैं वो उससे भी आगे तक के सिलसिले हैं। तो ये जाहिर है कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आपको 10-10, 15-15 साल के आगे के मुआहदे महज इसलिए आप कर जाएं कि आपके कट्स, कमीशंस और किकबैक्स जो हैं वो सलामत रहें। क्योंकि जाहिर बात है, वरना अगर आपका कोई इसमें ज़ाती इंटरेस्ट ना हो तो वाई वुड यू स्ट्राइक सच एन इडियोटिक डील। और उसके बाद नाज़रीन, जो आज मैं अपने प्रोग्राम में भी बात कर रही थी कि हुकूमत अब इसमें क्या क्या कर सकती है। हुकूमत सबसे पहले तो ये मेहरबानी करे कि DGISI की जो तैनाती का मामला है, फौरी तौर पर DGI की जिनको भी आपने नए DGI मुकर्रर करना है उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, ताकि ये मामला ख़त्म होना चाहिए। अब ज़ेरे बहस आना, आपकी स्टॉक मार्केट मुसलसल मंदी का शिकार हो रही है, मुसलसल आपका जो इन्वेस्टर है वो कन्फ्यूज्ड है कि ये क्या इस मुल्क में क्योस सा चल रहा है, लीडरशिप की सतह पर चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अगरचे फवाद चौधरी बार बार ये कहते हैं कि जी सब मामले हल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन ना निकलना, और जाहिर है कि फ्राइडे गुजर गया, अब सैटरडे संडे तो वर्किंग डेज नहीं है, तो इतना तूल क्यों पकड़ गई है सारी चीज़, जबकि इतना आसान सी बात थी। ठीक है, प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ था तो हो गया ना, जब बातचीत हो गई। एक वो भी टाइम था जो मैंने आपको एक पिछले प्रोग्राम में बताया था कि नवाज शरीफ ने अपने फेवरेट ज़ियाउद्दीन भट्ट को DGI लगवाया था, जिनको बातज़ां फिर उन्होंने आर्मी चीफ भी बनवाने की कोशिश की जब मुशर्रफ साहब का वो सारा हुआ, और मुशर्रफ साहब को रिप्लेस करके वो ज़ियाउद्दीन भट्ट को लाना चाह रहे थे, जिसको फिर जाहिर है कि चूँकि आर्मी चीफ तो मुशर्रफ साहब थे, तो फिर उनको उठा कर फेंका गया कि आप जो हैं वो साइड पे हो जाएं, ये आपके कहने से कोई आर्मी चीफ नहीं बन जाता, और वो सारा द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अपने दौर में एक आर्मी चीफ ऐसे थे, शम्स साहब, जो कि उन्होंने अपनी मर्जी से लगवाए थे। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान की तो कोई ऐसी वो भी नहीं कि उनका कोई फेवरेट और है और आर्मी का कोई और है, लेकिन इसमें एक और तलब बात यह कि अब अगर इमरान खान जो आर्मी के नॉमिनेटेड साहब हैं उनकी बजाय लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बजाय किसी और को अगर करते हैं, तो हो सकता है कि वो अगले 2 साल जितनी देर इमरान खान की हुकूमत रहे, वो बेचारे इंतहाई कंट्रोवर्शियल फिगर के तौर पे सामने आए कि जी बेचारा, हालांकि वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, वो कितने ही नॉन पॉलिटिकल क्यों ना हो, लोग फिर भी अपोजिशन के क्वार्टर से यही बात करेंगे कि देखा, ये तो फ़ौज का बंदा ही नहीं है, ये तो फ़ौज की पसंद ही नहीं था, ये तो फ़ौज का इंतखाब ही नहीं था, ये इसीलिए इमरान खान ने उस DGI को चूज़ करने की बजाय इस बंदे को कर लिया, तो ये तो इमरान खान का बंदा है। तो क्यों आप बिला वजह पोलिटिसाइज़ करते हैं इस इशू को? जाने दें, बस करें, ख़त्म करें इस चीज़ को। तो ये कुछ चीज़ें थी, और जाहिर है कि इन चीज़ों का आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है। आपका जो आलमी सतह पर आपको मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक दिन को वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्यों इतनी देर लग रही है, क्या वजह है। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी।
और इसके अलावा हाँ, एंड पे मैं आपको ज़रा शिफा इंटरनेशनल का बता दूं कि हुआ जनाब ये कि मेरी कज़न थी, तो उनको ना एक अचानक से पेट में दर्द हुआ, तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। हम गए हैं, उन्होंने महज एक अल्ट्रासाउंड करवाया, एक ब्लड सैंपल था, एक यूरिन सैंपल था, और मेरा ख्याल है कि 15-20 मिनट के लिए वो उनकी जो इमरजेंसी में एक कमरे में वो बैठी थी, लेटी भी नहीं थी, बैठी थी वो टेस्ट वगैरह के बाद। तो उस पर उन्होंने जनाब जो उनका बिल बनाया वो बनाया 25,000 रुपये। अब मैं जब तक वो सारी रिसीट बन रही थी तो मैं गाड़ी में आके बैठ गई, क्योंकि मैंने कहा उनकी बहन उनको ले आएंगी गाड़ी में। अच्छा, मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही, कोई 45 मिनट में वेट करती रही। उसके बाद मैंने ना आई कॉल्ड हर सिस्टर कि भाई क्या बात है, आप लोग अभी तक आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो पता नहीं क्या इन्होंने डुप्लीकेशन की हुई है बिल में, 25,000 बिल बना दिया है, और हमने तो कुछ इतना करवाया ही नहीं, पता नहीं किस चीज़ का है। तो वो देखा है तो एंट्रीज डबल डाली हुई हैं, एक चीज़ को डबल चार्ज किया हुआ है। और मैं कब से कह रही हूँ कि मुझे दिखा दें रिसीट, तो दिखा नहीं रही, और अब वो काउंटर पे बस कहा है कि आप जाके पे कर दें। तो मैंने जब देखा है तो उन्होंने वापस मुझे कहा कि नहीं, आप ऊपर से फिर कटवा लाएं कि अगर आपने ये दो बार नहीं करवाया टेस्ट। तो उसके बाद जनाब जब वो चेक हुआ तो करते करते वो जो डॉक्टर ने क्रॉस करके तो कोई 9700 समथिंग बिल बन गया, जो कि फिर वापस नीचे गया। तो उस बंदे ने कहा नहीं आप इमरजेंसी चार्जेस तो डालें ना, इसमें 2270 डालें। तो करते कराते राउंड अबाउट 12-12,500 उनका वो बना, और 3,500 जो उन्होंने एक लेडी डॉक्टर को चेक करवाया उसका अलग से फ़ी था। तो अगर वो ये चेक ना करती रिसीट, आपको बात बताने का मकसद ये कि वो अपनी रिसीट चेक ना करती अगर, तो उनको 28,500 पे करना पड़ना था सिर्फ एक मामूली से टेस्ट और मामूली से चेकअप के लिए, जो कि 15,500 एक्चुअली बन रहा था। सो ये ओवर चार्ज कर रखा था, जो उन्होंने जब उसको मेंशन किया तो उन्होंने काटा बिल में से। और जिस वक्त हम ये बात कर रहे थे तो साथ वाले काउंटर पर एक बहुत ही बेचारी एक ऐसी खातून, जो कि आपको देखने में भी थोड़ा पता चल जाता है ना, तो इतनी एफ्लुएंट नहीं थी, वो बहुत अमीर कबीर नहीं थी, ऐसी बस ना जैसे मुश्किल इंसान पे करता है वो। आप यकीन करें, उन्होंने बताया कि मैंने डेंगू के टेस्ट करवाए हैं और इन्होंने एक दिन में मुझे 35,000 रुपये चार्ज कर लिए अभी तक। तो मैंने जिस वक्त उनकी बात सुनी तो मुझे ये इनका दुख तो भूल ही गया, क्योंकि चलो ये तो फिर भी अफोर्ड कर सकती हैं बेचारी, इनको तो सिर्फ दुख ये था कि उन्होंने डुप्लीकेशन की है, 2 नंबरी की है। उन पे मुझे इतनी तकलीफ हुई कि वो बेचारी तो पता नहीं कैसे यहाँ तक आई हैं, और उनसे 35,000 रुपये एक दिन के ले लिए। आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें भी कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर की होगी, जो कि चेक होने की ज़रूरत है। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी कहीं पर भी जाएं, फल वाले के पास जाएं, सब्ज़ी वाला, गोश्त वाला, कोई हॉस्पिटल। एक तो गोश्त वाला कसाई होता है, एक हॉस्पिटल्स में बैठे हुए कसाई हैं, जो दीगर इदारों में बैठे हुए कसाई हैं, उनसे ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। सो ज़रूर डबल चेक किया करें कि जो भी आपका बिल बना है वो किस चीज़ के लिए आपको चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्ज करके, ओवर चार्ज करके उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान ने महंगाई कर दी। और आखिर में मिल ओनर्स को इस वक्त इतना फ़ायदा हो रहा है माशाल्लाह। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बूम पे है माशाल्लाह, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी ज़बरदस्त बूम पे है माशाल्लाह से। इतना आपका बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्री आपकी ग्रो कर रही है माशाल्लाह, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। किसान तो बहुत खुशहाल हुआ है माशाल्लाह, क्योंकि उसमें जो आपका ज़मींदार था वो जो सारा पैसा हड़प कर जाता था, या मिडिल मैन अपनी 2 नंबरी लगा जाता था, किसान बेचारा मुंह तकता रह जाता था। तो इस बार तकरीबन 3 साल से माशाल्लाह, जब से इमरान खान की हुकूमत आई, बिलखुसूस दूसरे और तीसरे साल से किसान को टका कर अकोमोडेट किया गया माशाल्लाह से, जो उस बेचारे का पहले दिन से हक था। लेकिन जो आपका छोटी छोटी ये पोजीशंस पे बैठे हुए 25,000, 30,000, 20,000, 35,000 की नौकरी करने वाले ये जो लड़के लड़कियां हैं, इन बेचारों को जिस तरह से इनका इस्तेहसाल किया जाता है, नौकरी से अव्वल तो निकाल दिया जाता है कि जी कोविड है, हालात नहीं ठीक, और अगर रखा भी जाए तो जानबूझ के पे कट लगाया जाता है कि जी आपकी तनख्वाह हम काट रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से हालात नहीं ठीक। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो और ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सब माशाल्लाह बहुत ही उरूज पे जा रहे हैं, और ये बहुत खुश है माशाल्लाह। अपनी मीटिंग्स में ये हाथ पे हाथ मारते हैं कि वेरी गुड, बड़ा अच्छा प्रॉफिट जा रहा है, लेकिन नीचे वो प्रॉफिट शेयर करते हुए उनको तकलीफ होती है। सो इस पर मैंने सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट तक ये रिपोर्ट पहुंची, और पंजाब गवर्नमेंट इसके हवाले से जो है उन्होंने कोई प्लान बना रहे हैं वो, कि इंशाल्लाह मिनिमम जो सैलरी का जो ब्रैकेट है उसको बढ़ाया जाए इंशाल्लाह। सो इस पे अगर नहीं हमें जल्दी कोई काम होता हुआ नज़र आता है, जो कि मैंने सुना है कि हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अगर नहीं जल्दी होता हुआ नज़र आता तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस पे ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी इंशाल्लाह, कि हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को उनका हक मिलना चाहिए। वो बेचारे तो
जो ख़ास तौर पे मिडिल क्लास है बेचारी, वो तो एहसास प्रोग्राम के भी उसमें नहीं आते उनमें से ज़्यादातर, तो वो किसके पास जाएं बेचारे सफ़ेद पोश। तो इस पे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी। अब तक के लिए इतना ही। आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।